तो नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इसको जल्दी जल्दी से करेंगे ना और क्रिस्पी वे में रखेंगे इसे। और जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो तुम भूल जाते हो उसको भी मैं याद दिला दूंगा, जिससे कल एग्जाम में तुम एकदम तबाही मचा कर आ जाओ और चिकन डिनर करके आ जाओ। ठीक है, पबजी बहुत खेलते हो तुम लोग, उस टाइम पर अगर पबजी और उसके मैसेज का इंतजार ना करते ना तो अभी एक आखिरी दिन इतना ना पढ़ना पड़ता। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है अपना जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज है। मैंने देखा है कि जितने भी तुम प्यारे प्यारे क्यूटी क्यूटीज बच्चे हो ना, तुम्हें एक चीज में दिक्कत आ जाती है कि जो बेसिक जो वर्डिंग सब वो नहीं समझ में आती। इस वजह से मैंने पहला तुम लोग को वर्डिंग समझाने का कोशिश किया है। नॉर्मल स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो अभी सुरक्षित है। इंडेंजर्ड स्पीसीज वो होती हैं जो कि बेचारे अभी ऐसे खतरे के उसमें है कि भाई अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होती है? जो एकदम खत्म हो चुकी है। जैसे पिंक हेड डक हो गया, वो अब खत्म हो चुका है। अभी हाल ही फिलहाल में व्हाइट राइनोज खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। अब उनकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी, वो कभी नहीं देखने को मिलेंगे। तुम्हारे बच्चे नहीं जान पाएंगे वो कैसे दिखते थे। ऐसे ही जो एक्सटिंक्ट होने के कगार में है उन्हें हम लोग कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज, जैसे हमारे सैल्मन वॉय का ब्लैक बक। और इसके बाद में हमारे पास एपिडेमिक एंडेमिक स्पीसीज होती है। एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो इंडेंजर्ड में आने वाले के कगार पे। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ वर्डिंग्स हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैंने सोचा बता दूं। ऐसी रेयर स्पीसीज होती हैं जो कुछ कुछ जगहों पर ही मिलती हैं। वल्नरेबल स्पीसीज होती हैं जो रैपिडली डिक्लाइन कर रही हैं, जल्दी ध्यान ना दिया गया तो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, कुछ कुछ चीजें क्लियर हो गई ना, बेसिक चीजें। अब आओ आगे चलते हैं इस चैप्टर पर। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर इजी भाषा में समझाऊं तो इस वजह से जरूरी है क्योंकि उससे हमारे सर्वाइवल में हेल्प मिलती है। अगर एक आइलैंड पर सिर्फ मछली खाने वाले लोग हैं और मछलियां सारी मर जाएं तो हम लोग भी मर जाएंगे। इसी वजह से जितनी ज्यादा टाइप की मछली, जितने ज्यादा टाइप के फ्रूट फल ये सब हमारे बीच में होंगे उतना ही हमारा सर्वाइवल का चांस बढ़ता है। ऐसे ही फ्लोरा एंड फाउना भी जरूरी है क्योंकि वो हमारे इकोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ग्रेट। अब जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो ये है कि फॉरेस्ट रिजर्व, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास फॉरेस्ट क्या होते हैं तुम्हें पता होना चाहिए। रिजर्व फॉरेस्ट वो हैं जो प्रॉपर्ली टोटली रिजर्व कर दिए गए हैं हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा हाफ जितना भी फॉरेस्ट इलाका है उसमें से आधा फॉरेस्ट इलाका रिजर्व कर दिया गया है जो एकदम अनटच्ड है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो हैं जिन्हें हम लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं जिससे कि वो डिप्लीट ना हो। जो 1/3 हमारा टोटल जो हमारा फॉरेस्ट है उसका 1/3 है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल बंदिशें नहीं लगाते हैं कि लोग अंदर जाना मना कर दें हम लोग, बट रिजर्व फॉरेस्ट में लोगों का अंदर जाना भी मना होता है। ठीक है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो बेसिकली ऐसे खुले हैं, वेस्टलैंड के साइड में तुम लोग को कुछ ऐसे पेड़ पौधे मिल गए तो वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो इतने भी बड़े फॉरेस्ट नहीं है। ग्रेट, ये 3 टाइप के फॉरेस्ट हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिजर्व फॉरेस्ट। इससे क्वेश्चन आता है। अब देखो, जैसे हम लोगों ने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में कंजर्वेशन देखा था, उसमें इस चैप्टर में भी हम लोगों को कंजर्वेशन देखना है। तो 1960s और 70s में ये देखा गया कि हमें अपना नेशनल वाइल्ड लाइफ बचाने की जरूरत है। इसी वजह से नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम आया। 1972 में हम लोगों ने एक वाइल्ड लाइफ एक्ट ही बना दिया। उसके तहत हम लोगों ने क्या किया, एक लिस्ट बनाई प्रोटेक्टेड स्पीसीज की, और उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या किया, उनकी पोचिंग, उनको हंटिंग, गैदरिंग ये सब हम लोगों ने बंद कर दी। उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना शुरू किया, रिजर्व फॉरेस्ट बनाना शुरू किया। ठीक है, इसके साथ में गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स बना दिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी। ठीक है, और इसके साथ में सेवरल प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, प्रोजेक्ट टाइगर और कश्मीरी राइनोसोरस के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। और इसके साथ साथ में हम लोग कई कंजर्वेशन मेजर्स लिए गए जिससे वो बच पाए, जो हमारी स्पीसीज है वो बच पाए। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएगा, ये आएगा कि बताओ इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं कंजर्वेशन के लिए, तो तुम ये लिख सकते हो। ज्यादा चांसेस नहीं है बट चैप्टर में था, मैंने बता दिया। ये वाले क्वेश्चन जो यहां से कल आएगा, सीबीएसई हेडक्वार्टर में पियून भैया ने मुझे बताया कि जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ना, जो तुम लोग सोचते हो कहां से आएगा, वो यहीं से आना है। सेक्रेड ग्रूव्स और प्रोजेक्ट टाइगर, ये दोनों केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है। एग्जाम में कल आएंगे, तो अगर तुम्हें इनके बारे में अच्छे से जानना है तो पॉज करके पढ़ लो क्योंकि कल भी पढ़ना पड़ेगा। सेक्रेड ग्रूव्स और प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस बेस्ड के तरीके से आ सकते हैं। इसी में तुम्हारा सारा कंजर्वेशन के क्वेश्चन भी जोड़ दिए जाएंगे, तो पॉज करके पढ़ सकते हो। नॉर्मल एमसीक्यू के लिए जान लो, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है, ग्रेट। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज पर। ठीक है, तो जो हमारी कम्युनिटीज हैं वो भी एफर्ट्स दिखाती हैं कंजर्वेशन के लिए। मतलब गवर्नमेंट तो दिखाई रही है, हम लोग भी दिखा रहे हैं। वो क्या क्या है ये देखो। जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, वो अपने हैबिटेट को बचाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि हमें एक बार देखने को मिला कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में माइनिंग होने जा रही थी, तो वहां के विलेजर्स ने रोका और प्रोटेस्ट कर दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कम्युनिटीज ने कैसे कंजर्वेशन पर हेल्प किया है, तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में माइनिंग होने वाली थी, उसके लिए लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, विलेजर्स ने। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, 5 विलेजेस के लोग राजस्थान में जो रहते हैं, उन्होंने भैरव देव ढाकव सेंचुरी का एक निर्माण किया। उन्होंने मतलब बेसिकली अपने 1200 हेक्टेयर जमीन को एक सेंचुरी, अब देशी भाषा में उन्होंने सेंचुरी कहा, वो कहना सेंचुरी चाह रहे थे, तो उन्होंने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी जिसका नाम भैरव देव डाकव सेंचुरी है। ठीक है, इसके साथ साथ में हमारे जो जंगलों के लोग हैं वो उन्हें सेक्रेड ग्रूव्स मानते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स मतलब ऐसे जो पेड़ हैं जिनकी पूजा की जाती है, जैसे पीपल का पेड़ है उसकी पूजा की जाती है, कहते हैं मत काटो। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होता है। ठीक है, ग्रेट। इसके साथ साथ में चिपको मूवमेंट हुआ, बीज बचाओ आंदोलन हुआ। ठीक है, और नवदान्या करके यहां पर हम लोगों को देखने को मिला एक कम्युनिटी का मूवमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम हम लोगों को देखने को मिली, जो शुरू हुई थी कब, 1988 में उड़ीसा में सबसे पहली बार। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, इस पर अगर नोट लिखने के लिए आ जाए बाई चांस एक नंबर में, तो क्या है, इसमें हम लोग लोकल कम्युनिटीज से अपील करते हैं कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन में हेल्प करो। उन कम्युनिटीज को क्या मिलता है, जो पेड़ गिर जाते हैं, सूखे हुए पेड़ होते हैं, वो सरकार से लीगली कहकर ले लेते हैं कि हाँ हमें अपने घर में लकड़ी जलाने के लिए, आग जलाने के लिए चाहिए, तो वो ले लेते हैं। इससे क्या होता है, प्रोटेक्शन का प्रोटेक्शन हो जाता है, और जो लकड़ियां वगैरह जिसकी जरूरत थी वो भी मिल जाती है लोकल कम्युनिटीज को।
ग्रेट। तो इसी के साथ अपना ये वाला चैप्टर भी हो गया स्वाहा। तो मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि 2 चैप्टर तो हो गए अपने। अब आओ चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। तैयार हो? चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आ गए हैं वाटर रिसोर्सेज पर। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और इसको करने के बाद में तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि जैसे ही तुम इस चैप्टर को कंप्लीट करोगे तुम्हारे अंदर आएगा कॉन्फिडेंस कि अब मैं ऐसे लेवल पर हूं कि कोई भी मेरे सामने आएगा तो मैं उसे छलनी छलनी कर दूंगा। तो चलो अपने जेसीबी को खुदाई के लिए रेडी करवाओ और वाटर रिसोर्सेज शुरू करते हैं। वाटर रिसोर्सेज में सबसे पहला तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र दे देता हूं मैं, ठीक है? देखो, वाटर रिसोर्सेज पढ़ने जा रहे हो और वाटर स्कैरसिटी के बारे में ना पढ़ो ऐसा तो होगा नहीं। तो वाटर स्कैरसिटी 2 टाइप से होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जैसा नाम बता रहा है, जब वाटर की क्वालिटी इतनी खराब हो जाए कि हम उसे इस्तेमाल ना कर पाए तो वो क्वालिटेटिव स्कैरसिटी हो गई, और वाटर की जब क्वांटिटी ही खत्म हो जाए तो वो क्वांटिटेटिव स्कैरसिटी हो गई, ठीक है? एनसीईआरटी की इमेज याद है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नो वाटर टू ड्रिंक, वही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव रीजन से। इसके लिए मैं ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं तुम्हें, पी फिश, ठीक है? अर्जुन तथास्तु, एग्जाम में फुल नंबर आएंगे तुम्हारे, आई मीन इट। पी फिश, पी फिश में है हमारे पास पहला पी। पी है ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि पानी बेचारा करे तो करे क्या, खत्म हो जाता है, ठीक है? एफ, फूड, खाना इतना उगाया जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, उसके लिए पानी इतना चाहिए कि पानी खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल किसमें होता है? इरिगेशन में होता है। तो हमारा फूड भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से पानी की स्कैरसिटी हो रही है, क्वांटिटेटिव रीजन में कि क्वांटिटी ही खत्म हो जा रही है। ऐसे ही इंडस्ट्रीज इतना ज्यादा पानी का यूज करते हैं, कहीं कभी मशीन को अपने ठंडा करने के लिए, कभी उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं कि बेचारा एक्सप्लॉइट हो जाता है, हमारा वाटर खत्म हो जाता है। सोसाइटी, ऐसे सोसाइटी भी अपनी कम नहीं है। तुम भी तो कहां कम हो, शावर में जब तक 20 मिनट तक तुम उसके सपने देखकर भीगी भीगी बारिश में भीग ना लो तब तक तो तुम्हें मजा ही नहीं आता है। तो उससे क्या हो रहा है? पानी वेस्ट हो रहा है। और इसके बाद में है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वाटर जनरेट कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हम लोग वाटर का यूज करते हैं, जिससे कि जो हमारा वाटर है उसका वाटर का जो इकोसिस्टम है वो तहस नहस हो जाता है, खराब हो जाता है, जिससे हम लोग को वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलती है। तो ये ब्रह्मास्त्र लो अर्जुन, पी फिश नाम का, पी फिश, ठीक है? अगर पानी की कमी होगी तो मछलियां मर जाती है ना, तो उससे कनेक्ट कर सकते हो पी फिश को। अब आते हैं क्वालिटेटिव रीजन में। क्वालिटेटिव रीजन में 3 रीजन है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जो कि तुम्हें पता है इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट पानी में डाल देती है डायरेक्टली, उससे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है। एग्रीकल्चरल रन ऑफ, जैसे पेस्टिसाइड हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, और जो भी हम लोग स्पेशल केमिकल्स डाल देते हैं अपने क्रॉप्स को उगाने के लिए, वो आगे चल के क्या कर जाते हैं? जब वो बारिश होती है वही खेतों का पानी जाता है नदियों में, और वही सारे फर्टिलाइजर, वही सारे केमिकल मिलकर वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। और सीवेज डिस्पोजल, जो हमारे शहरों में जो सीवेज होते हैं, जैसे तुम्हारा वॉशरूम हो गया, उसका जो वेस्ट हो गया वो सब भी जाकर डिस्पोज कर दिया जाता है नदी में। सोचो कितनी गलत बात है ये। तो ये 3 चीजें होती हैं जिससे क्वालिटेटिव रीजन हम लोग कहते हैं। अब ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि क्वांटिटेटिव रीजन बताओ, तो तुम ऐसे चौंक जाओगे कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो अब तो नहीं चौंकोगे, तुम्हें पता चल गया। मैं तुम्हें वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना इजी तरीके से कि तुम्हें एग्जाम में कोई ऐसा वर्ड दिखेगा ही नहीं जो तुम्हें कल आज तुम पढ़ के ना जा रहे हो, ठीक है? सारी चीजें हो जाएंगी, बस उसके ख्यालों में मत खोए रहना, ठीक है? ग्रेट। अब आओ आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसा तो नहीं कि उड़ उड़ रहे हो। पानी क्यों नहीं पी रहे हो? पानी पियो, एक गिलास पानी पियो, और फिर अच्छे से आगे योजनाओं पे आते हैं, ठीक है? बहुत प्यारा सा योजना है और ये नया एडेड है, इस साल नया ऐड हुआ है। केस बेस के नाम पे आने की इसकी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, ठीक है? तो अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना क्या है? तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 दिसंबर 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। इतना पता है, ठीक है? ग्रेट। इतना डेट आएगा नहीं एग्जाम में, बट मैंने बता दिया, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इसका एम था कि जो हमारे ग्राउंड वाटर है उसको मैनेज किया जाए। इसमें हम लोग बेसिकली अपने 7 स्टेट के 80 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोगों को जाकर सिखाते हैं कि प्लीज ग्राउंड वाटर को ज्यादा एक्सप्लॉइट मत करो, शावर में ज्यादा देर तक मत नहाओ और पानी को ज्यादा देर तक मत चलाओ। हम लोग ये सिखाते हैं। फिर हम लोग कई वेज ये करते हैं जिससे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके, ठीक है? तो ये है अटल भूजल योजना। और एक और योजना है जल जीवन मिशन, जेजेएम है। इसमें हम लोग ये प्रण लेती है हमारी गवर्नमेंट की 55 लीटर वाटर पर कैपिटा, मतलब हर एक इंसान को रोज रेगुलरली मिलती रहेगी। जल जीवन मिशन में पानी सबका अधिकार है, राइट है, एक बेसिक लिविंग के लिए हमारा जरूरी है पानी, इसी वजह से सबको पहुंचाया जाता है, राइट टू लिव के तहत सबको पहुंचाया जाता है जल जीवन मिशन में। खैर, इसके बाद आते हैं हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एक नंबर, मतलब तुम्हारा एक क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा 3 नंबर का, जो कि पूछेगा कि बताओ पहले कैसे होता था हमारा वाटर मैनेजमेंट, कैसे होता था, पानी कैसे चलता था। तो उसमें तुम्हें 2-3 चीजें याद रखनी है कि जैसे फर्स्ट सेंचुरी में श्रृंगवेरापुरा में, जो इलाहाबाद के पास में है, एक सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो हमारा फ्लड वाटर को चैनलाइज करता था, वो देखने को मिलता है। फिर हम लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के समय में डैम, लेक, इरिगेशन सिस्टम देखने को मिलते हैं जो एक्सटेंसिवली बिल्ड किए गए थे। हमें सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क दिखता है कलिंगा में भी, ठीक है? और इसके साथ साथ में हमें नागार्जुनकोंडा में, बेन्नूर में, कोल्हापुर में हम लोगों को देखने को मिलता है अच्छा खासा इरिगेशन सिस्टम। 11वीं सेंचुरी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको अलग कलर से हाईलाइट करूंगा मैं। भोपाल लेक हम लोग को देखने को मिलता है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है अपने टाइम का, ठीक है? एशिया का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक था अपने समय का। ये तुम्हें 1 नंबर के लिए आ सकता है। 14वीं सेंचुरी में हम लोगों को हौज खास दिल्ली के पास में इल्तुतमिश के द्वारा सीरी फोर्ट में पानी पहुंचाने वाला एक सिस्टम देखने को मिलता है। ये जो तुम्हारे 4-5 पॉइंट है ना, इसको अगर समय है, पढ़ चुके हो, साल भर पढ़ रखे हो, तो कहीं लिख लो और याद कर लो, क्वेश्चन आ जाएगा तो आराम से लिख पाओगे। बट अगर नहीं पढ़े हो, ऑलरेडी सारी चीजें एकदम उड़क धुड़क हो रखी है, सारे कॉन्सेप्ट डगमगा रहे हैं, छोड़ दो। मैं कह रहा हूं छोड़ दो, मत पढ़ो, नहीं आ रहा है ये,
बट इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो अगर सब पढ़ चुके हो तो याद कर लो, वरना छोड़ दो, कुछ ना कुछ तो बना ही लोगे तुम, भरोसा है मुझे तुम पर अर्जुन। अब आओ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम। नेहरू जी ने कहा था कि जो हमारे डैम हैं वो आजाद भारत के टेंपल्स हैं, आजाद भारत के मंदिर हैं। क्यों कहा था? क्योंकि वो इतने अच्छे हैं, वो फ्लड कंट्रोल में हमें मदद करते हैं, वो घरों घरों में वाटर सप्लाई में हमें मदद करवाते हैं, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में हमें मदद करते हैं, बिजली बनाते हैं, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज में, मछलियां के जो पिशिकल्चर है, मछलियों की ब्रीडिंग करवाने में मदद करते हैं डैम्स। और इनलाइन नेविगेशन मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पर सामान पहुंचाना शिप्स के थ्रू, तो वो डैम्स की वजह से हो पाता है, ठीक है। और पिशिकल्चर ब्रीडिंग में हमें हेल्प करता है। सॉइल कंजर्वेशन थ्रू एफोरेस्टेशन होता है, क्योंकि जहां पर डैम बनता है उसके साइड साइड में पेड़ आ जाता है, क्योंकि पानी वहां बढ़ जाता है, तो इसी वजह से एफोरेस्टेशन हो जाता है वहां पर। गांधी जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, उनका एक क्वेश्चन भी बन जाता है उनके स्टेटमेंट पे कि बताओ वो कैसे है, तो तुम इन्हीं सब अच्छाइयों को लिख दोगे, ठीक है, इन्हीं सब अच्छाइयों को लिख दोगे इसी वजह से, और आखिर में लिख दोगे इसी वजह से उन्होंने टेंपल का है, मंदिर का, इंपॉर्टेंट जगह का है। अब डिसएडवांटेजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अच्छाइयां तो हैं ही बट उससे ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है? तो वो है हमारे कार्स, डीएल